अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको फंक्शंस की फर्दर टाइप समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपको डायग्राम दी गई है क्या वो भी फंक्शन है या नहीं। तो जब वो फंक्शन होगी तभी वो फंक्शन की कोई एक टाइप होगी। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि फंक्शन कैसे पता चलता है कि जो डायग्राम है वो फंक्शन है या नहीं। अब आपने अज्यूम कर लेना है कि आपको जो भी सेट दिया गया है वो पहला जो है वो ये वाला जो है एरो के इस तरफ वाला वो पहला सेट है, एरो के इस तरफ वाला दूसरा सेट है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस्लाम में है कि एक लड़की या एक औरत जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक लड़के से शादी कर सकती है, जबकि एक लड़का जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होना है। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये ए एलिमेंट की है, यानी कि ए के एलिमेंट्स है, और इसी तरह ये जूम कर लें कि ये बी के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये सारी लड़कियाँ हैं और ये सारे लड़के हैं। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 लड़की ने ए के साथ ए लड़के के साथ शादी कर ली, इसी तरह 4 ने बी के साथ कर ली, 2 ने सी के साथ कर ली, 3 ने ई के साथ कर ली। तो अब अगर 1 ने ए के साथ कर लिया तो 1 किसी और के साथ करेगा तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कवानीन को तोड़ा है, क्योंकि उसने एक वक्त में एक से ज़्यादा लड़के से शादी की है, जो कि इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है। तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 ने सी के साथ की है, फिर वो सी के अलावा किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसी तरह 3 ने ई के साथ की है तो वो ई के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये जो है डायग्राम ये फंक्शन है या नहीं, तो अगर आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 लड़की ने जो है वो ए से शादी की है, ठीक है, एक लड़की एक लड़के से शादी करी। इसी तरह 2 ने भी सी के साथ की है, 3 ने बी के साथ की है, 4 ने ए के साथ की है, 5 ने सी के साथ की है। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि एक लड़की ने सिर्फ एक वक्त में एक लड़के से शादी की, एक से ज़्यादा किसी और लड़के से नहीं की। मतलब कि जैसे अगर 1 ने ए के साथ कर लिए तो 1 ने फिर ना बी के साथ किए ना सी के साथ। इसी तरह 2 ने सी के साथ कर लिए तो ना उसने बी के साथ किए ना ए के साथ किए। इसी तरह 3 ने बी के साथ किए तो उसने ए सी के साथ नहीं की। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पर देखें, ए ने जो है वो 2 शादी की हुई किस्म की, ए ने 1 के साथ भी की हुई है, ए ने 4 के साथ भी की हुई है। इसी तरह बी ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ की हुई है। तो हाँ ठीक है, ए कर सकते हैं। इसी तरह सी जो है उसने क्या किया हुआ है, 2 के साथ भी की हुई है और सी ने 5 के साथ भी की हुई है। तो फिर ये जो है ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दूसरा सेट है उसमें एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो पहला सेट है उसमें एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारा लड़कियों वाले एलिमेंट्स है और ये सारा लड़कों वाले एलिमेंट्स है। अब इसकी फर्दर टाइप समझते हैं ताकि मज़ीद समझ आए। अब बात करते हैं फंक्शन की फर्दर टाइप्स की। तो पहली टाइप है इंजेक्शन, या हम इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें रूल जो है वो सख्त है। वो ये रूल है कि एक वक्त में लड़का भी जो है वो भी एक ही शादी कर सकता है, वो एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब कि अगर ए ने एक लड़की से कर लिया तो वो फिर किसी और के साथ नहीं कर सकता। इसी तरह बी ने किसी लड़की के साथ कर ली है तो यानी कि बी ने किसी लड़की के साथ कर लिया तो वो फिर किसी और के साथ नहीं कर सकता। ये इंजेक्टिव फंक्शन में स्ट्रिक्ट रूल है, और इसमें यह है कि किसी एक को यहाँ पर सिंगल रहना पड़ेगा। तो इसका रूल दोबारा समझ लें, किसी एक को सिंगल रहना पड़ेगा और एक लड़का सिर्फ एक लड़की से ही शादी कर सकता है और लड़की भी एक ही वक्त में एक से शादी कर सकती है। इसी तरह बाइजेक्टिव फंक्शन में सब लड़कों की शादी होगी, मगर रूल क्या है कि एक लड़के की सिर्फ एक लड़की से ही होगी। देख लें, 1 की अगर ए से होगी तो वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। इसी तरह अगर ए की 1 के साथ होगी तो इसकी किसी और के साथ नहीं हो सकती। मतलब कि सेम ऊपर वाला ही रूल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब लड़कों की शादी होगी, के ऊपर किसी एक को सिंगल रहना पड़ेगा। तो अगर ये रूल हो, सबकी शादी हो रही हो, तो फिर यहाँ पे हम इसे कहते हैं बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और याद रहे कि इंजेक्शन फंक्शन को हम इनटू एंड 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। अब सब्जेक्टिव फंक्शन में ये रूल है कि किसी एक लड़के की 1 से 2 शादियाँ होंगी, मतलब कि 1 से ज़्यादा शादी होंगी। जैसे कि 1 देखें, ये 1 एक लड़का है और इसकी 1 से ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं। और इसमें यह भी शर्त है कि सब लड़कों की शादी होना ज़रूरी है। मतलब कि सारे एलिमेंट्स के पेयर जो हैं वो रिलेशन बना रहे हों फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट सेट के एलिमेंट से। तो अगर ऐसा हो रहा है फिर हम इसे कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन, और इसको हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। एंड हम बाइजेक्टिव फंक्शन को ऑन टू एंड 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छी समझ आए। अब ये देखें, ये एक सेट के एलिमेंट्स है, ये दूसरे सेट के एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो आपने यही डिटरमाइन करना है कि ये वेदर इट इज़ अ फंक्शन या नॉट। इसके लिए आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि किसी लड़की ने एक से ज़्यादा तो नहीं शादी की हुई है। देखें, ए ने 1 के साथ की, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। बी ने किसी और के साथ तो नहीं की हुई 4 के अलावा, ठीक है। सी ने 2 के अलावा किसी और से तो नहीं की हुई, ठीक है। हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। हमने देखना है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो देखें, एक ही ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें किसी एक सेट को, किसी एक एलिमेंट को जो है वो सिंगल रखना पड़ेगा। तो वो कौन सा फंक्शन है, उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये है हमारा इंजेक्टिव फंक्शन। अब ये देखें क्या ये फंक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देख रहे हैं फंक्शन है या नहीं। तो देखिए फंक्शन है, हर एक की एक से ज़्यादा लड़की
एक लड़की की एक से ज़्यादा लड़के से शादी नहीं है। तो लड़कों की हो सकती है मगर लड़कियों की नहीं हो सकती एक से ज़्यादा। अब ये देखना है कि फंक्शन की कौन सी टाइप है। अब देखें सारे लड़कों की शादी हो रही है मीन्स के या ये सब्जेक्टिव फंक्शन होगा या बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव में तो ये रूल है कि एक लड़के की एक से ज़्यादा शादी नहीं हो सकती। तो लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है, एक लड़के की एक से ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए 3 की जो है वो ए से भी हो रही है, 3 की डी से भी हो रही है। तो मतलब कि फिर ये फंक्शन जो है ये सब्जेक्टिव है। और सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना कि फंक्शन है या नहीं। तो ये जो है ये तो फंक्शन है, ये हमें पता चल रहा है। अब देखना है कौन सा फंक्शन है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? इसमें एक लड़के की एक से ज़्यादा शादी नहीं हो रही और सबकी शादी हो रही है मीन्स के। तो यह है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं इन्वर्स फंक्शंस की। अब बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन की। तो वो कहता है एक इन्वर्स फंक्शन तभी इन्वर्स होता है अगर वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो। अब एग्जाम्पल के जरिए समझे ताकि आपको मजीद अच्छी समझे। तो उसने लिखा है लेट एफ द फंक्शन कि वो फ्रॉम ए बी सी टू 1 to 3, यानी कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 to 3 मीन्स के यूँ। और अगर उसने कहा सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब कि ए का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, 2 के, मतलब कि ए की शादी 2 के साथ हुई है तो ऐसे। इसी तरह बी की शादी 3 के साथ हुई है तो बी की 3 के साथ, इसी तरह सी की 1 के साथ तो सी को 1 के साथ जोड़ेंगे हम मीन्स के यूँ। अब देखना है कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, कि अगर ये बाइजेक्टिव होगा तभी हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। तो देखें तो ये बाइजेक्टिव है कैसे, क्योंकि एक लड़के की हर एक लड़के की एक ही लड़के के से शादी हो रही है और हर एक की शादी हो रही है, कोई एक जो है कोई भी सिंगल नहीं है। हम कहेंगे जैसा कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फिर मीन्स के इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। तो अब उसने कहा कि अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल है, यानी इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल है उनकी वैल्यूज़ क्या है। सारी बात है इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखें एफ ऑफ ए जो है वो 2 है, जब हम उसका इन्वर्स लेंगे तो इस तरह एफ इन्वर्स लिखेंगे और ये वाली जो चीज़ है वो इधर आ जाएगी और ये वाली चीज़ जो है वो इधर चली जाएगी, बस सिंपल इतना सा। इसी तरह एफ ऑफ बी जो है वो 3 है, तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो 3 जो है वो इस तरफ आ जाएगा और बी जो है वो इस तरफ चलेगा मीन्स के यूँ। इसी तरह एफ ऑफ सी अगर 1 है तो एफ इन्वर्स 1 इज इक्वल होगा सी। तो ये इनके इन्वर्सेस है। अब यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1। वो पूछता है क्या ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। तो उसके लिए इसको लिए हम कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं अगर x की जगह 1 डालूंगा तो 1 + 1 जो होगा 2, इसी तरह अगर मैं 2 डालूंगा x की जगह तो 2 + 1 3 होगा, इसी तरह 7 डालूंगा तो 7 + 1 8 होगा। तो यहाँ पे देखें मीन्स के ये फिर इस तरह ड्रा होगा। 1 के साथ किसका लिंक है, 2 के साथ, और 2 का किसके साथ है, मीन्स के ये वाला 2 जो है ये 1 2 7 अलग है याद रहे, और 2 3 8 ये जो है ये अलग है। तो इनको इकट्ठा नो समझिएगा, ये अलग सेट के मीन्स के एलिमेंट्स हैं और ये इसके आंसर वाले अलग एलिमेंट्स हैं मीन्स के। तो देखिए तो ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव है, तो जैसा कि ये बाइजेक्टिव है तो मतलब कि इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो भी बहुत ईजी है। तो आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ गया है, मतलब कि जो भी इक्वेशन दी गई है उससे आपने किसी और न्यू वेरिएबल का लेट कर लेना है। जैसे कि ये क्या है इक्वेशन है x + 1 है, तो आपने इसे किसी और वेरिएबल का लेट कर लें। मैं इसका लेट y कर लें इज इक्वल है x + 1 के। जैसे कि आपने y को लेट कर लिया x + 1 के, तो आपने x को जो है जिस तरह अब यहाँ पे y जो है वो सिंगल है, आपने क्या करना है, आपने x को सिंगल करना है। तो x को सिंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल किसका हो जाएगा, y - 1 के। अब जैसा कि आपने लेट किया था y को x + 1 के, मतलब कि हमने x + 1 जो था f(x) था, मतलब कि हमने लेट किया था y जो है वो किसके इक्वल था, f(x) के। तो हमने कहा जैसा कि f(x) इज इक्वल है y, तो अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की जगह जो है यानी कि y इधर आ जाएगा और x उस तरफ चला जाएगा, मीन्स के यूँ आ जाएगा और इन्वर्स आ जाएगा f के साथ। तो अब x जो है वो किसके बराबर है, f इन्वर्स y के। तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकता हूँ, f इन्वर्स y लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया, f इन्वर्स y जो है वो किसके बराबर हो गया, y - 1 के। लेकिन हमें इन्वर्स किसका चाहिए था, हमें तो इन्वर्स चाहिए था अपने फंक्शन x का, f(x) का चाहिए था। मतलब कि हमें तो f इन्वर्स x चाहिए, मतलब मगर तो हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, f इन्वर्स y मिल रहा है। तो सिंपल अगर हम y की जगह x को रिप्लेस कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, y की जगह x को रिप्लेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी y की जगह x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब हमें मिल गया f इन्वर्स x - 1। तब जब हमारे पास f(x) क्या था, x + 1 के बराबर। तो इस तरह किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, लेकिन याद रहे कि इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब बात करते हैं सीलिंग और फ्लोर फंक्शन की। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी रूम होता है उसके अंदर सीलिंग और फ्लोर दोनों होते हैं, मतलब कि छत और फर्श दोनों होता है। छत वाली साइड होती है जैसे कि आप जानते हैं वो ऊपर वाली साइड होती है, इसी तरह फ्लोर वाली साइड होती है वो नीचे वाली साइड होती है। तो अब ये जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2, तो वो कहता है इसका फ्लोर क्या है, तो उसे किस तरह डिनोट करता है, वो इस तरह डिनोट करता है, मतलब कि नीचे की साइड पे बार्स लगी होंगी। अगर वो इसका सीलिंग कहेगा तो फिर जो बॉर्डर वाले कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ होंगे। तो ये जो है फ्लोर हुआ और ये हुआ सीलिंग। अब ये चीज़ तो पता चल गया। अब इसका आंसर क्या है, याद रहे कि जो फ्लोर या सीलिंग वैल्यूज जब हम निकालते हैं वो ज़्यादातर हम डेसिमल नंबर्स के निकालते हैं, लेकिन जब उसका कोई आंसर आता है वो किसी इंटीजर में आता है, वो कैसे निकालना है वो भी बहुत ईजी है। देखिए अगर ये 3.2 है तो इसका फ्लोर का मतलब है कि 3.2 से नियरेस्ट, कि जो उससे छोटा
इंटीजर बनता है, इंटीजर नंबर बनता है। तो 3.2 से छोटा जो है वो 3 बनता है, जो कि इंटीजर नंबर है। एक तो वो उससे नियरेस्ट हो और दूसरा इंटीजर हो। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इस फंक्शन का सीलिंग निकालना है। तो 3.2 से जो बड़ा होगा, मतलब कि असल में आपने देखना है कि इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर आप इसमें इंटीजर देखें तो यहाँ पे दोनों में 3 है ना, तो जब सीलिंग की बात हो रही है तो मतलब कि 3 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 4 है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सा है। एक और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। देखें, अगर फ्लोर है मतलब कि आपने देखना है इसमें कौन सा है पॉइंट के अलावा नंबर, यानी कि जो पॉइंट से पहले है वो है 3। यहाँ पे भी क्या है, 3 है। अब अगर उसका आपने फ्लोर निकालना है तो फिर बस आपने वही वाला नंबर लिख देना है। अगर आपने उसकी सीलिंग निकालनी है तो वो जो नंबर है उससे बड़ा एक नंबर निकालना है। जिस तरह अगर 3 है तो 3 में +1 कर देना 4। तो सिंपल आप यूँ भी समझ सकते हैं। अब इसमें हल्के से कॉम्प्लेक्स टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो अगर आपको वो एग्जाम में आए तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी आपने वो नहीं देखनी, जो पॉइंट से पहले सिर्फ आपने उससे देखना है बस। पॉइंट के बाद जो मर्जी हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -13.7। पहले जितने भी नंबर थे वो हमने प्लस के साथ बात की थी, पॉजिटिव डेसिमल नंबर के साथ बात की थी। यहाँ पे क्या नेगेटिव डेसिमल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नेगेटिव नंबर को बाहर निकालते हैं। तो अगर जब हम उस नेगेटिव नंबर को बाहर निकालते हैं तो अगर अंदर जो फंक्शन हो रहा है बाहर, मतलब कि अगर वो सीलिंग हो रहा है तो वो फ्लोर में चेंज हो जाएगा। अब हम 13.7 का क्या निकालेंगे, फ्लोर निकालेंगे। फ्लोर का मैंने तरीका होता है, पॉइंट से पहले जो नंबर है वो उसे एज इट इज लिख देंगे। इसका आंसर हुआ -13। अब मैं अगर इसके ऑपोजिट को, यहाँ पे तो हमने सीलिंग लिया था, यहाँ पे अब हम फ्लोर ले रहे हैं अगर किसका, नेगेटिव नंबर का। सबसे पहले तो हमने नेगेटिव नंबर को बाहर निकालना है। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, जो अगर वो हमारे पास फ्लोर हो रहा है तो फिर हम उसकी सीलिंग लेंगे। तो सीलिंग में क्या करते हैं कि जो नंबर होता है उससे एक प्लस कर देते हैं। जिस तरह इसमें हमने पॉइंट से पहले नंबर देखना क्या है, 4 है, तो 4 में +1 करेंगे तो क्या आता है 5। हमने पॉइंट वाले नंबर को नहीं देखना, पॉइंट से पहले वाले नंबर को देखना। तो इसका आंसर भी आ गया -5। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।